हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे नियो क्लासिकल पोइट्री या नियो क्लासिकल एज के बारे में, और उसमें हमने नियो क्लासिकल एज के कुछ फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि नियो क्लासिकल एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना गया, जो कि 1660 से लेकर के 1798 तक 1660 से लेकर 1700 तक चला। दूसरा पार्ट जो है हमारा ऑगस्टन एज के नाम से जाना गया था, जो 1700 टू 1750 तक चला था। और जो तीसरा पार्ट था वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना गया, जो 1750 टू 1798 तक चला, और उसके बाद रोमांटिक एज आ जाता है। तो ये चीज़ें कल हमने पढ़ लिया था, और फिर कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नियो क्लासिकल एज के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम नियो क्लासिकल एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इट। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो क्लासिकल। अब बच्चों, नियो क्लासिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, एक एक करके हम देख रहे हैं। देखिए, पहले नंबर पे है इमिटेशन ऑफ एंशिएंट्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि नियो क्लासिकल के जो राइटर्स थे या नियो क्लासिकल पीरियड के जो पोएट्स हुए, ऑथर्स हुए, वो किसको इमिटेट करते थे, किसको नकल करते थे? ग्रीक और रोमन राइटर्स को, मतलब क्लासिकल टाइम को। कल मैंने आपको बताया था नियो क्लासिकल का मतलब क्या है, क्लासिकल की चीज़ों को या क्लासिकल टाइम के जो चीज़ें हैं उनको न्यू फॉर्म में प्रेजेंट करना ही नियो क्लासिकल कहलाता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, किसको? क्लासिकल राइटर्स को, मेनली किसको? ग्रीक और रोमन लिटरेचर को। और ये क्यों फॉलो कर रहे हैं? फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। इट मीन्स नियो क्लासिकल एज के या नियो क्लासिकल पीरियड के टाइम के जो राइटर्स हुए, वो अपने गाइडेंस के लिए, अपने इंस्पिरेशन के लिए किसको पढ़ते थे? क्लासिकल को। क्लासिकल को पढ़ने के बाद इनको बहुत अच्छा लगा, रोमन और ग्रीक लिटरेचर बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको या उनके टेक्निक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया या उनका अनुसरण करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इमिटेशन ऑफ एंशिएंट्स हो गया। सेकेंड वन था रेस्पेक्ट फॉर रूल्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो नियो क्लासिकल पीरियड के राइटर्स होते हैं वो इमेजिनेशन को साइड कर देते हैं, इमोशंस को साइड कर देते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट इमेजिनेशन एंड इमोशन, दे टॉक अबाउट या दे स्ट्रिक्टली स्टिक टू रूल्स रेगुलेशंस। तो दूसरा अपना जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। मतलब जो नियो क्लासिकल टाइम के जो राइटर्स हुए, जो पोएट्स हुए, वो रूल्स के लिए रिस्पेक्ट रखते थे, मतलब रूल्स को वो ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो रिस्पेक्ट फॉर रूल्स इज वन ऑफ द कार्डिनल मतलब बच्चों हो गया इंपॉर्टेंट या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो क्लासिकल राइटर्स। तो नियो क्लासिकल राइटर्स के जो मेन क्वालिटीज़ हैं या चीफ क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स भी है या रूल्स भी है। दे वर एक्सपेक्टेड टू राइट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड परफेक्ट फॉर्म्स। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था, या जो नियो क्लासिकल राइटर्स हुए उनसे एक ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी, या एक ही एक्सपेक्टेशन रखा जाता था कि ये लोग रूल्स और रेगुलेशन के साथ अपने वर्क्स को लिखेंगे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नियो क्लासिकल का वो है नेचर मेथोडाइज्ड। नेचर मेथोडाइज्ड। तो बच्चों देखो, द टर्म या द परसेप्ट मतलब बच्चों विचारधारा या परसेप्शन, टू फॉलो नेचर इज वेरी सेंटर ऑफ द नियो क्लासिकल क्रीड। मतलब नियो क्लासिकल राइटर्स के या नियो क्लासिकल ग्रुप ऑफ ऑथर्स के क्या है, मेन जो उनका परसेप्शन है, जो उनकी थिंकिंग है, जो व्यू है, वो क्या है? फॉलो नेचर। मतलब नेचर को वो फॉलो करते थे, नेचर से वो बिलोंग रखते थे, या नेचर से उनका बिलोंगिंगनेस होता था, तो वो नेचर को फॉलो करते थे। कौन?
नियो क्लासिकल पीरियड के जो राइटर्स हुए। द टर्म, अभी हम बात कर रहे थे नेचर मेथोडाइज्ड, तो ये जो टर्म है ना नेचर मेथोडाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हमें क्या इंप्लाई करवाता है या क्या हमें चीज देता है या क्या चीज हमें किस चीज की तरफ हमें पॉइंट करता है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस एक्साइटमेंट एंड इमेजिनेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नियो क्लासिकल राइटर्स जो होते थे वो क्या करते थे? इमेजिनेशन और इमोशंस को साइड रखते थे। तो वही चीज ये बता रहा है कि नेचर मेथोडाइज्ड मतलब होता है implies avoidance of excess of excitement and imagination, मतलब वो एक्साइटमेंट जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है और इमेजिनेशन जो है, इन दोनों का क्या करते थे? अवॉइड करते थे। अवॉइड करते हैं का मतलब उनको रिजेक्ट करते थे और उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखते थे, उनको दूर रखते थे। तो नेचर मेथोडाइज्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि नेचर को फॉलो करो और इमेजिनेशन, एक्साइटमेंट, इमोशन, इन सब से क्या करो? दूरी बना लो या इनको अवॉइड करो। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फोर्थ जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। इंटेलेक्चुअल किससे रिलेटेड है बच्चों? ये अपने विट से रिलेटेड है। और विट किससे रिलेटेड है? अपने माइंड से रिलेटेड है या अपनी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल पावर भी कह सकते हैं इसको, अपनी मेंटल पावर है। तो ये लोग क्या रखते थे? विट रखते थे या मेंटल एबिलिटी या मेंटल पावर रखते थे, जिसको हम इंटेलेक्चुअल क्वालिटी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी क्यों कहते हैं बच्चों? अभी कल की वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि ये लोग रीजन, तर्क की बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे। तो और तर्क और लॉजिक कहाँ से आएगा? अपने मस्तिष्क से आएगा, अपने माइंड से आएगा। और माइंड में क्या होता है, जो हमारे पास बुद्धिमानी हो जाती है या हमारे पास बुद्धि ज़्यादा हो जाती है और हम तर्क वगैरह करने लग जाते हैं, तो लोग बोलते हैं ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी उनके पास होती थी। कैसे? विगोरस मतलब हो गया बच्चों ग्रेट या पावरफुल भी कह सकते हो इसको। विगोरस का मतलब हो गया पावरफुल। पावरफुल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी which implied moderation, balance, correctness, reason and good sense governed the literature of this period। जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होती थी ना, वो क्या करती थी? मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब क्या होता है बच्चों? संयम, संयम रखना। हमें संयम रखना, धैर्य रखना सिखाती है। हमारे लिटरेचर में बैलेंस लेके आती है, करेक्टनेस लेके आती है, रीजन लेके आती है और गुड सेंस लेके आती है। ये सब कौन लेके आता है? इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या इंप्लाई करती है? मॉडरेशन, बैलेंस, करेक्टनेस, रीजन, गुड सेंस। ये सारे के सारे हमारे लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। किस टाइम में? नियो क्लासिकल टाइम में। जो नियो क्लासिकल राइटर्स होते थे वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी वाले होते थे। ये क्वालिटी उनको क्या प्रोवाइड करती थी? मॉडरेशन, बैलेंस, करेक्टनेस, रीजन एंड गुड सेंस इन लिटरेचर। तो आई होप फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ की बात करें, लिटरेचर ऑफ टाउन। बच्चों इस टाइम के जो राइटर्स होते थे, इस टाइम के जो ऑथर्स होते थे ना, वो अपने लिटरेचर को या अपने वर्क को किस पे बेस्ड रखते थे? टाउन पे। इट मीन्स वो अपने सारे सब्जेक्ट मैटर कहाँ से रिसीव करते थे? अर्बन सोसाइटी से, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से, रिच फैमिली से। तो ये टाउन लाइफ से रिलेटेड होते थे। कौन? न्यू क्लासिकल टाइम के राइटर्स। तो इनके लिटरेचर में हमें टाउन लाइफ देखने को मिलता है। तो देखिए, लिटरेचर ऑफ टाउन। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड स्ट्रिक्टली कन्फाइंड मतलब सीमित रहना, लिमिटेड टू टाउन। इस टाइम के जो लिटरेचर थे ना वो मोस्टली किससे लिमिटेड थे? टाउन से, कन्फाइंड टू टाउन। टाउन से ये जुड़े रहते। टाउन मतलब कस्बा। द फैशनेबल अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, अभी मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से वो रिलेटेड थे। तो जो फैशनेबल अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होता था ना, वो इनको अट्रैक्ट करता था। तो नियो क्लासिकल टाइम के जो पोएट्स हुए, जो राइटर्स हुए ना,
उनको कौन अट्रैक्ट करता था? ये फैशनेबल अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। तो दे वर अट्रैक्टेड बाय अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अर्बन लाइफ, अर्बन सोसाइटी, टाउन लाइफ, रिच फैमिली, दे वर इंटरेक्टेड या दे वर अट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स। कौन? द राइटर्स ऑफ नियो क्लासिकल पीरियड। फिर नेक्स्ट बात करें, लास्ट जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक हम और पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल, आर्टिफिशियल का मतलब समझ रहे हो बच्चों आप कि आर्टिफिशियल मतलब दैट इज नॉट रियल, रियल में ना हो वो कहलाता है आर्टिफिशियल। और कन्वेंशनल क्या होता है? जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। तो आर्टिफिशियल स्टाइल कैसे हुआ इनका? तो देखो बच्चों, इस टाइम के जो राइटर्स हुए थे ना, या जो पोएट्स हुए, जो ऑथर्स हुए, वो मोस्टली क्या करते थे कि वो अपने वर्क्स को अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सुधार करते रहते थे। और सुधार करने में जो रियलिटी है उसको वो अवॉइड कर देते थे, बस अच्छा लगे ऐसा वो चाहते थे। सच्चा क्या है उससे मतलब नहीं, सच्चे से मतलब नहीं, अच्छे से मतलब है उनको। तो अच्छे में दिखाने के चक्कर में क्या होता है, रियलिटी से दूर कर दिया जाता है। कि जैसे आप देखते हो ना मूवीज वगैरह में कि हमें कितने अच्छे अच्छे सीन्स दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो कुछ और ही होता है। तो वो लोग अच्छे चीज़ें देखते थे, अच्छी चीज़ें देखते थे, सच्ची चीज़ें नहीं देखते थे। तो बात ये है आर्टिफिशियल। तो बात करें, पोएट्स ऑफ दिस पीरियड स्किलफुली केयर्ड फॉर फॉर्म एंड टुक ऑल पेन्स टू पॉलिश एंड रिफाइन पोएटिक स्टाइल। देखो क्या कह रहा है कि वो मोस्टली किसके बारे में केयर करते थे? फॉर्म्स के बारे में, मतलब लिटरेरी फॉर्म्स हमारा कैसा है, लिटरेरी वर्क कैसा है। और वो सारे दुख दर्द ले लेते थे, पेन्स, सारे पेन्स ले लेते थे, सारे प्रॉब्लम्स फेस कर लेते थे। किसके लिए? टू पॉलिश एंड रिफाइन, चमकाने में और रिफाइन सुधारने में, क्या? अपनी पोएटिक स्टाइल। और जब वो ऐसा करते थे तो क्या होता था कि जो रियलिटी है ना वो खत्म होती जा रही थी और आर्टिफिशियलिटी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए ये लिखा है, इट लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। और ये क्या लेके आ रहा था कि उनके राइटिंग में, उनके स्टाइल में आर्टिफिशियलिटी ले आ रहा है, कृत्रिमता ले आ रहा है, रियलिटी गायब होती जा रही है। और कन्वेंशनल स्टाइल इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने राइटिंग में कुछ नया नहीं किया, पुराना ही फॉलो करते आए, इसलिए कन्वेंशनल स्टाइल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या बात किया? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो क्लासिकल एज के, जिसमें से हमने पहले नंबर पे बता दिया कि इस टाइम के जो राइटर्स थे वो इमिटेट करते थे एंशियंट्स को। दूसरा हमने बता दिया इस टाइम के जो राइटर्स हुए वो रिस्पेक्ट करते थे रूल्स को, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे रूल्स को। तीसरा हमने बता दिया नेचर मेथोडाइज्ड, जिसका मतलब ये हो गया कि एक्साइटमेंट, इमोशन और इमेजिनेशन को अवॉइड करो और नेचर को फॉलो करो। चौथा हमने बात किया था इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। हमने ये भी बताया था कि इस टाइम के जो राइटर्स हुए या जो पोएट्स ऑथर्स हुए वो थोड़े से क्या थे, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी वाले थे। और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी वाले होने की वजह से क्या होता था, वो हमेशा रीजन, लॉजिक और गुड सेंस की बात करते थे अपने लिटरेचर में। फिर हमने पांचवा बात किया लिटरेचर ऑफ टाउन। इस टाइम का जो लिटरेचर था, इस टाइम के जो लिटरेरी पर्सन्स थे वो मोस्टली किससे अट्रैक्टेड थे? टाउन लाइफ से। वो लोग अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से अट्रैक्टेड थे, उधर की बात करते थे, शहर की तरफ की। दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स हम्बल लाइफ या टुवर्ड्स रूरल लाइफ। वो रूरल लाइफ की तरफ या हम्बल लाइफ की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। और आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल हमने ये बता दिया कि दे वर स्ट्रिक्टली अटेंटिव या दे वर मोस्ट अटेंटिव टुवर्ड्स देयर पोएटिक स्टाइल एंड दे वर ऑलवेज बिजी टू पॉलिश देम एंड टू रिफाइन देम। उसको पॉलिश करने में, रिफाइन करने में हमेशा बिजी रहते थे। इन दिस वे दे वर गोइंग टू आर्टिफिशियलिटी। इस तरह से वो कहाँ जा रहे थे? आर्टिफिशियलिटी की तरफ जा रहे थे। एंड दे डिडंट डू एनी न्यू थिंग्स इन देयर राइटिंग, दैट्स वाई देयर स्टाइल वॉज कन्वेंशनल स्टाइल। तो बच्चों आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और इस तरह से अपना ये जो नियो क्लासिकल एज था
ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। और हमने आपको बताया था कि आपके फर्स्ट पेपर के 5th पार्ट में या 5th यूनिट में 3 लिटरेरी पीरियड्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना था। तो हमने एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर लिया, हमने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बात कर लिया, और आज हम न्यू क्लासिकल टाइम को भी या एज को भी कंप्लीट करते हैं। इस तरह से अपना जो 5th यूनिट है फर्स्ट पेपर का वो आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो हमने आपको PDF प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे आप लोग। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ हम अपने सिलेबस से कुछ नेक्स्ट टॉपिक उठा के उनको बारे में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।